तो स्वागत है आपका पॉलिटी डिवीजन सीरीज के इस 11th पार्ट में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखा है। ओके, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चौथा टॉपिक जिसका नाम है जुडिशरी उसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके साथ साथ पार्ट 1 होने वाला है। देयर विल बी 3 पार्ट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है जुडिशरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि पहले के 10 लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए एक नए जोश के साथ, उत्साह के साथ इस टॉपिक का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है जुडिशरी। तो जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप पढ़ लेना आराम से। आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। आपको अपनी कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20। 3 कॉलम बनाने हैं, सभी को मालूम है कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। पहले में लिखना है आपको नंबरिंग 1 से लेकर 20 तक, दूसरे में ऑप्शन, तीसरे में अप्रोच। आप अप्रोच कैसे करोगे, आप ऑप्शन कैसे टिक करोगे, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तुरंत वीडियो को पॉज करके ऑप्शन लिखोगे और जैसे ही सोल्यूशन उसका एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद आप अपना अप्रोच देखोगे, गलत हुआ सही हुआ। ओके, सच दैट आप एक प्रॉपर वे में समझ पाए कि जो हम क्रेडिट सिस्टम डेवलप कराने के कोशिश कर रहे हैं और एक रेशनल और लॉजिकल माइंडसेट किसके लिए, यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो डेवलप हो रहा है कि नहीं, कितना बेहतर आप बन रहे हो डे बाई डे। ओके, चलिए तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोल रहा कि 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया में रीजन्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया में प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894 का which expressly kept the subject of prison in the control of the provincial government। provincial मतलब उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते थे, उनमें रखा है। तो देखिए ये है क्वेश्चन फैक्चुअल लेवल का, है ना। अब जितने भी तुरंत खान बनते हैं एकदम सब्जेक्ट के डीप में जाकर पढ़ाई करते हैं, आई डोंट थिंक कि वो भी इसको, है ना, नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम कॉमन सेंस इसमें लगाएं तो समझेंगे कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि जो प्रिजन है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, रूल रेगुलेशन क्या होना चाहिए हर स्टेट का, है ना, प्रिजन के रिगार्डिंग, तो स्टेट सब्जेक्ट ही होना मांगता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया में प्रिजन एक्ट जो है वही चल रहा है 1894 का और ऐसे ऐसे करके है। अब देखो ध्यान से, इसको अगर आप देखो तो पता लगेगा आपको, अरे इतना पुराना अभी तक भी चल रहा होगा तो ये तो गलत होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रिजन एक्ट 1894 is one of the oldest piece of legislation in India dealing with laws enacted in the relation to the prisons in India। पहला करेक्ट है कि स्टेट सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल में। जैसा कि आपको मालूम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के देयर आर टोटल 12 शेड्यूल, जिसमें 7 शेड्यूल में फेडरल लिस्ट है, जिसमें 3 लिस्ट है, क्या क्या, कंकरेंट है, यूनियन है और स्टेट। तो स्टेट में जो लिस्ट नंबर 2 है, सॉरी स्टेट सब्जेक्ट में जो प्रिजन है वो मेंशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वही अभी तक वही चला आ रहा है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप आराम से पढ़ सकते हो कि दिस एक्सप्लेन व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। ओके, आराम से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने। बोला मंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल सही बोल रहा है कि मंडमस वाला जो है, अच्छा आपको मालूम होना चाहिए कि एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 में देयर आर टोटल 5 रिट्स, जिसमें से एक है मंडमस, दूसरा है क्वो वारंटो, तीसरा है सर्चियोरी और बताइए वो बाकी 2 भी हैं, है ना, उसको आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं कि बोल रहा मंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अब ध्यान से समझिएगा, मंडमस जो है ना वो उसका मतलब होता है वी कमांड यू टू परफॉर्म योर ओन ड्यूटीज, है ना। ये हम केवल और केवल गवर्नमेंट एंटिटीज पे लगा सकते हैं, प्राइवेट पे नहीं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया था। और दूसरा भी बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी है जिसके पास कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं है ना तो हम मंडमस उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव दी कोर्ट टू
ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है अप्रोच कर सकता है। तो इसका तीनों सही है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट है, चारों को वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा कि परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। तो ये भी बहुत फैक्चुअल है, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowered द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही करेगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही करेगा या केवल, या फिर हाई कोर्ट को भी। तो देखो, ये दोनों को करता है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब ये देखो ध्यान से कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, अब उसमें तो मोटे मोटे, है ना, प्रॉपर लॉज हैं, लेकिन वो एक छोटे छोटे वर्ड्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो सोचो और कितना बल्कि हो जाएगा। वैसे भी इतना हमारा वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, राइट। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और जहां पे भी आपको डिफाइंस, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो वहां पे तुरंत आपको सतर्क हो जाना है, अवेयर हो जाना है। चौथा बोल रहा है कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल, पार्लियामेंट नहीं होगी तो और कौन होगा, राइट। तो चौथा बिल्कुल सही है। तो देखो, दूसरा और चौथा हमें सही लग रहा, अब पहले पे डाउट है, तो आप कैसे करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट। ध्यान समझिए, देखिए तीसरा जैसे ही पता चला कि पक्का गलत है, तो तीसरा तो गया। अब दूसरा और चौथा तो होना चाहिए, तो दूसरा और चौथा पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए, इससे हमें पहले वाले के बारे में स्टेटमेंट नहीं पता था, मतलब पहला स्टेटमेंट हमें एकदम क्लियर नहीं था कि सही है या गलत है। स्टिल हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लिया। कैसे? यही होता है रेशनल, है ना, और लॉजिकल माइंडसेट का इस्तेमाल करना, और यही हम डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं आप में। तो एच.एन. सान्याल जी जो थे, हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उस टाइम पे, कब, 1961 में। तो उन्होंने एक कमेटी में सेट की जिसका नाम था मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द लॉ एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत काम किया था, उन्हीं के बेसिस पे पर्टिकुलर बना था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी का मैंने बता ही दिया। दूसरा करेक्ट है कि आर्टिकल 129 और 215 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, ध्यान रहे। आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, 215 है हाई कोर्ट के लिए। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। चौथा बिल्कुल सही है कि एज पर आर्टिकल 142 क्लॉज 2 कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड ऑन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही बनाएगी, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए आपके सामने रहा। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए। Government law officer and legal firm are recognized as advocate, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocate। ये क्या मतलब हुआ, है ना। ये तो बिल्कुल सरासर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं, दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो देखिए, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके पास पावर है ये सबका। तो स्टेटमेंट 2 सही, पहला गलत, पहला गलत, तो ए और सी गया, बचा कौन, बी और डी। तो दूसरा हमें पता है कि सही है, दैट्स वाई ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी लेते हैं, कैसे, एक्सप्लेनेशन से। देखिए, कारपोरेट लॉयर्स एज वेल एज पेटेंट अटर्नीज आर टू रिकॉग्नाइज एज लायर्स, है ना, एंड देयर नो प्रोविजन ऑन देयर रिकॉग्निशन एज लायर्स। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेजेस इन द कंट्री एज पार्ट ऑफ इट्स स्टेचुटरी फंक्शन ऑफ प्रमोटिंग लीगल एजुकेशन एंड लेइंग डाउन स्टैंडर्ड इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड द स्टेट बार काउंसिल। देखिए, जैसे सेंट्रल लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी स्टेट बार काउंसिल होते हैं, ठीक है। उनसे कंसल्ट करके कि क्या रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, और इंस्पेक्शन करके, है ना, यूनिवर्सिटीज का, उनके पास पूरा पावर होता है रूल एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करने का। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under the section 4 of the Advocate Act 1961। चलो, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपने उसको भी सीख लिया, जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है
कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station not in a jail। देखो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो कितना एकदम सिंपल सा लग रहा है आपको, है ना। और आपको पता होगा कि अभी तक हमने जो डेवलप किया है रेशनल माइंडसेट उसमें कि अगर कोई सिंपल सा, है ना, स्टेटमेंट आए तो मोस्टली मोस्टली वो, अगर पॉजिटिव आपको स्टेटमेंट दिख रहा है तो मोस्टली वो करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अभी आते हैं हम, डोंट वरी, इस पे पहले दूसरा भी देख लेते हैं क्या बोल रहा कि during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। अब ध्यान से समझो, पहले पे आते हैं। तो कस्टडी समझते हैं कितने टाइप का होता है। आपको मालूम है कि कोई भी है ना, कोई जुर्म करता है, कोई गुनाह करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, उस पे उसको डिटेन कर लिया जाता है। तो कस्टडी में रखने के लिए दो टाइप का होता है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। अच्छा देखो, अगर कोई पुलिस कस्टडी में है इसका मतलब कि वो कहाँ पे होगा, लॉकअप में होगा। पुलिस स्टेशन में लॉकअप होता है ना, तो लॉकअप में होगा। लेकिन वहीं पर अगर जुडिशियल कस्टडी की बात करें, मतलब वो मजिस्ट्रेट के अंडर में है, दैट्स वाई वो जेल में होता है। ओके, तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे इस जानकारी के बाद तो कहोगे बिल्कुल गलत है सर, जस्ट उल्टा दिया है। और दूसरा बिल्कुल सही है कि जुडिशियल कस्टडी में होते हुए भी, है ना, किसी से मतलब पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर इंट्रोगेट तभी कर सकता है जब उसके पास प्रॉपर कोर्ट से अप्रूवल हो। तो दूसरा सही, पहला गलत, तो ऑप्शन बी सो जो है सही जवाब होना चाहिए इसका। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बोल रहा कि ये सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ लेना, है ना, बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। तो कस्टडी मीन्स एन एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट। जुडिशियल कस्टडी कस्टडी ही इज लॉक्ड अप इन जेल, अपन ने डिस्कस कर लिया वही सारी चीज़ें। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट, हाउएवर द कोर्ट में अलाउ द इंट्रोगेशन टू बी कंडक्टेड इफ इट ओपिन्स द इंट्रोगेशन बीइंग, अगर उसको लगता है कि बहुत जरूरी है ना, तो क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है इंट्रोगेशन के लिए। हाउएवर ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस में इंटरोगेट द सस्पेक्ट। अच्छा, सिंपल सी बात है कि अगर वो पुलिस स्टेशन में है ना, लॉकअप में बंद है, तो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर उसको इंटरोगेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट फिर से। पहला है कि व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस परोल कांट, अच्छा परोल आपको मालूम होगा, है ना, टेम्परेरी जो है सस्पेंड कर देते हैं उसके सजा को, है ना, और कुछ दिनों के लिए वो बाहर आ जाता है ना। तो ये बोल रहा है कि परोल कांट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। अब एक बात बताओ मेरे को, कोई अगर कोई गुनाह करके जेल में है ना, और वहां पे भी सारे अगर राइट्स वो एंजॉय कर रहा, तो क्या मतलब हुआ उसके जेल में रहने का। दैट्स वाई ये जो परोल है ना, वो उसका राइट नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन परोल रूल्स। अभी हमने पढ़ा है ऊपर, है ना, क्या पढ़ा कि प्रिजन का जितना भी जो सब्जेक्ट है ना प्रिजन, वो किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के। दैट्स वाई दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। देखते हैं इसका जवाब, बिल्कुल बी सही है। तो परोल कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, और दूसरा सही है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन प्रिजन रिलीज ऑन परोल रूल्स। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप देख सकना, वो आप ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, है ना। बाकी कुछ है आप देख लेना, इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि ज्यादा कुछ है नहीं उसमें देखने को। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से दो स्टेटमेंट बताना है कौन सा गलत कौन सा सही। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बोल रहा है ना, कि कोई भी रिटायर्ड जज है तो उसको हम बुला सकते हैं किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। अगला है, हाई कोर्ट जज इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। नहीं, अब ध्यान से समझिएगा, देखो पावर टू रिव्यू जो है हाई कोर्ट के तो पास है, लेकिन बोल रहा है कि एज दी सुप्रीम कोर्ट जज, जैसा सुप्रीम कोर्ट करता है वैसा हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है। ओके, अब ऐसा क्यों, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। पहला बोला बिल्कुल करेक्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब कि जो हाई कोर्ट को बुलाएगा ना, तो ऐसा नहीं कि किसी को भी बुला लेगा, उन्हीं को बुला सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के, है ना, के लिए एलिजिबल। अब एक मेरे को बात बताओ कि कोई भी हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कब एलिजिबल हो जाता है, उसका कंडीशन क्या है आप बताओ।
अगला बोला कि कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट से वो बुला सकता है, ठीक है। ओके, आगे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, thus it is not bound by its previous decision and can depart from it in interest of the justice और community welfare एज अ कोर्ट। मतलब समझ गए आप ना? इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली अगर वो अपने रिव्यू को मतलब अपने जजमेंट को रिव्यू कर रहा, तो हो सकता है कि अभी पिछली बार जो उसने दिया था वर्डिक्ट, उसको है ना जस्ट अपोजिट में भी दे सकता है। मतलब उस डिसीजन को से बाउंड नहीं है वो, इट इज नॉट बाउंडेड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन और कैन डिपार्ट फ्रॉम इट, मतलब उससे अलग भी वो वर्डिक्ट दे सकती है। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अ हाई कोर्ट आल्सो हैज द पावर टू रिव्यू and correct its own judgment or order. However, the power to review of High Court is not similar to that of Supreme Court because Supreme Court's power to review is constitutionally guaranteed but not in the case of High Court. ये मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है, लेकिन हाई कोर्ट को ऐसा नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया है ना, इंडिया नहीं इंडिया, कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस एक्ट। इतना थोड़ा सा फैक्चुअल है ना, वो सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन इसको अभी हम करेंगे, डोंट वरी। इसको अभी हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि नहीं पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड, देखो फिर से आ गया डिफाइंस है ना, तो अभी थोड़ा सतर्क हो जाइए। एंड गिव्स डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर। फिर से वही बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इतना लेंथी है, उसमें अगर हर एक चीज को डिफाइन करने लगा तो सोचो और कितना बल्कि हो जाएगा। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये ठीक है, पॉजिटिव है ना, स्टेटमेंट दिख रहा तो सही हो सकता है मैंने ये बोला, लेकिन दो तो पक्का है कि नहीं होगा। तो और भी है क्या? हाँ, एक और स्टेटमेंट है, अभी देखते हैं कि इफ अ जज, सॉरी, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, है ना, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड नॉट बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। अब ध्यान समझिएगा, ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। तो अब ध्यान से समझिए कि किसी भी जज को इम्पीच कर, सॉरी, रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन होता है, ठीक है। तो चौथा तो देखो बिल्कुल सही है, चौथा तो होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। बाकी दोनों का हमें नहीं पता, वो ऑप्शन पे आ जाते हैं कि चौथा होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता। तो चौथा होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गया। अच्छा, बाकी दो ऑप्शन नहीं है, तो चलो मैं दे देता हूँ, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन सी और डी हो गया मान लो 1 3 4 ऐसा। देखो दूसरा तो नहीं हो सकता, चौथा होना चाहिए। चौथा होना चाहिए तो बी वाले ऑप्शन में चौथा है नहीं, मतलब बचा ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कौन सा टिक करोगे आप कि तीसरा चौथा तो होगा, ठीक है, तीसरा और चौथा है। अब ये चेक करना है कि पहला है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में जो इसका करेक्ट आंसर है ना कि पहला रॉन्ग है। पहला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो स्पीकर है ना वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा है हमारे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। दैट्स वाई ऑप्शन सी होगा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट। चलिए देख लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट, सॉरी, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वही मैंने बताया, क्यों रिजेक्ट भी कर सकता है स्पीकर। दूसरा भी गलत है, क्यों? क्योंकि नहीं, ऐसा कोई भी डिफिनेशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा करेक्ट है, क्यों? क्योंकि जजेस इंक्वायरी एक्ट रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इट स्टेट्स दैट अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स, है ना, इन केस ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर उसको साइन करेंगे रिमूव करने के लिए, और 50 मेंबर राज्यसभा के केस में। इज टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर जज को रिमूव करना है, तो अगर लोकसभा में वो चीज इनिशिएट हो रहा है, तो 100 लोकसभा के मेंबर, है ना, उसको लिखकर, है ना, ये बताएंगे कि हम रिमूव करना चाहते हैं। और सेम वे में अगर राज्यसभा में इनिशिएट होता है तो कम से कम 50 मेंबर। स्टेटमेंट चौथा बिल्कुल सही है कि मतलब कि जो मैंने बताया इफेक्टिव मेजॉरिटी, है ना, और 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इनजॉइंड बाय, देखो कितना क्यूट सा है ना, इसको मैं बोलता हूँ क्यूट से क्वेश्चन। कितने आसान होते हैं कि आप इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, और गलत तो है ना सोच के भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा पीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 8 पर आर्टिकल 51। सबको पता होना चाहिए 36 से लेकर 51 तक हमारे आर्टिकल में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में
DPSP है ना, और 36 से लेकर 51 तक है, और 51 वाले आर्टिकल में 51 आर्टिकल में क्या है, डीपी सॉरी, ये है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, ठीक। ओके, यहाँ पे देखिए गलती हुआ, कौन सा आर्टिकल 51 में तो इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग है कुछ, है ना। आर्टिकल 50 में क्या, आर्टिकल 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, चलिए, आई होप ये क्लियर होगा आपको, है ना। ये सारा कुछ आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोल रहा कि दो स्टेटमेंट फिर से है, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ ऐसा ऐसा ऐसा। एक बार बताओ मेरे को, फिर से बोल दिया डिफाइन, जैसे ही डिफाइन है आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप सतर्क हो जाने चाहिए, अवेयर हो जाने चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बताता हूँ उसके पीछे का सारा स्टोरी, डोंट वरी। देखिए केबीसी केस जो है, केशवानंद भारती केस 1973 में जब आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अपने वर्डिक्ट में कि देखो आपको अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, करो, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में फेडरल कैरेक्टर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सारे के सारे ऐसे मतलब कि ऐसे बेसिक चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडिया ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब ध्यान समझो, मोस्ट ऑफ द लोग इसको सही करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें बोलेंगे कि सर आर्टिकल 13 में जो है ना जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसा कुछ भी वो प्रोवाइड नहीं करता जुडिशियल रिव्यू, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 13 का। तो अब इसको देख लेते हैं ध्यान से, ये ऑप्शन डी होगा इसका, कौन सा, कि दोनों गलत है। क्या क्या, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। अब गलत क्यों है उसको समझते हैं। बोल रहा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहीं भी डिफाइन नहीं है, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज रेदर अ जुडिशियल इनोवेशन दैट केम थ्रू केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कब 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट कांट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड थ्रू द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल कौन सा है अमेंडमेंट का, 368, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का आर्टिकल। ओके, दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि समझो ध्यान से, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नॉट फाउंड एक्सप्लिसिटली एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब 13 का मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने के लिए एनी लॉ इन इंडिया, ध्यान रहे, बोला एनी लॉ इन इंडिया, एंड स्ट्राइक इट डाउन इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्पेशली पार्ट थर्ड। मतलब कि अगर कोई ऐसा कानून बना दिया, लॉ बना दिया जो पार्ट थर्ड को वायलेट कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो उसको स्टेक डाउन कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार स्टेटमेंट है, चारों में से कौन सा सही है बताना है हमें। देखो, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विस टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। चार टाइप के सिटीजन हैं, कौन कौन सा। पहला है पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1000। अब देखो ध्यान से, ये तो जनरली ठीक लग रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग इसको करेक्ट करेंगे। दूसरा भी ठीक है, तीसरा देखो इसमें डाउट लगेगा, चौथे में भी डाउट लगेगा। अब ध्यान से समझिएगा, चौथा वाला पहले समझो, ऑल सीनियर सिटीजन। अब सारे के सारे सीनियर सिटीजन को कर दोगे, उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे, है ना, जो मिलियनर बिलियनर्स होंगे। तो अब सबको अगर करने लगोगे, है ना, फ्री में, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए ऑल सीनियर सिटीजन तो एक वेग स्टेटमेंट हो गया, तो इसको हटाते हैं। चौथा गया, है ना, बचे कौन सा, पहला और तीसरा ऑप्शन। तो देखो दो तो पक्का होगा, अब ये चेक करना है पहला होगा या तीसरा होगा। तब बताओ पहला या तीसरा कौन ज्यादा एलिजिबल लग रहे हैं, 3 लाख वाले या 1 लाख वाले। तो कॉमन सेंस बोलता है कि सर 1 लाख वाले को फ्री जो है जरूरी है, कंपल्सरी है, उनको मिलना चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन ए जो है करेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हो जो कंडीशन है वो यहाँ पे है कि जनरली 1 लाख है बाकी लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख है, ट्रांसजेंडर के लिए भी 2 लाख है, और फ्री लीगल एड जो है अवेलेबल है किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, नॉट ओबीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ
विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। बोल रहा है कि कोई हाई कोर्ट के पास ऐसा कुछ भी है ना, जुरिडिक्शन नहीं है कि सेंट्रल लॉ को वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बता दे। दूसरा बोल रहा है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो फालतू चीज है, क्योंकि मतलब आप कॉमन सेंस भी बता दोगे कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अभी हमने केशवानंद भारती केस देखा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बुला सकते हैं, है ना। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इसमें आर्टिकल 30 में कि हम रिव्यू कर सकते हैं किसी भी लॉ को, एनी लॉ। मैंने हाईलाइट भी किया था ऊपर। ये बोलना पहले बात आते हैं, दूसरा तो गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, बी और कौन कौन सा गया, बी और सी गया, बच्चा कौन सा, या तो ये होगा या तो डी होगा। तो नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। देखो ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमारे हाई कोर्ट के पास भी ये जुरिडिक्शन है कि वो चाहे सेंट्रल लॉ हुआ चाहे स्टेट लॉ हुआ, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है तो उसको बता सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। दैट्स वाई पहला वाला क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसलिए डी जो है इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं एक बार। तो बिल्कुल डी है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। क्यों है मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा दो स्टेटमेंट फिर से कि 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रहे, प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। देखो आर्टिकल जो सॉरी जो 44th अमेंडमेंट है मोस्टली, है ना, वो इनेक्ट किया गया था जो 42nd में इतने सारे, है ना, चेंजेस किए थे उसको रिवर्स करने के लिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को अगर हम जुडिशियल रिव्यू से परे कर देंगे, बियॉन्ड कर देंगे, तो ये बताओ, ये तो और तानाशाही की तरफ बढ़ना हो गया, राइट। मतलब ये तो और ज्यादा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो गया, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। दैट्स वाई इसको, ये तो गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो एनजे का आया हुआ था, है ना, गवर्नमेंट लेकर आई थी। अब इसका फुल फॉर्म आप लिख के बताओ एनजे का क्या होता है, ठीक है। अब जुडिशरी से रिलेटेड है तो जे का मतलब जुडिशरी होगा। अब इसका फुल फॉर्म आप बताना। तो ये बिल्कुल सही है कि एनजे को 99th अमेंडमेंट से अमेंडमेंट लेकर आई थी गवर्नमेंट की। एनजे हम करेंगे जजेस के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। तो इसको स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि ये देखो वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब बेसिक फीचर को, है ना, वायलेट करता है। दैट्स वाई। तो दूसरा भी सॉरी दूसरा क्या हुआ फिर, सही हुआ, स्टेटमेंट सही हुआ ना, राइट, बी होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा है, बिल्कुल बी है। ठीक है, बता ही दिया मैंने, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते। 14 क्वेश्चन है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। अब बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, सही लग रहा। दूसरे ऑप्शन पे भी देख लेते हैं कि उससे बेहतर कोई मिलेगा ऑप्शन। तो द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। नहीं, ये नहीं कह सकते, यहाँ पे तो सीधे टकराव हो गया। क्या कि उसके विजडम ऑफ द लॉ को, है ना, वो क्या कर रहा, क्वेश्चन कर रहा। तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे असेंडेड टू द पार्लियामेंट। अब सोचो ऐसा ही होने लगा है ना, तो कितना टाइम लग जाएगा किसी भी लॉ को कानून बनने में, है ना, मतलब जितने भी अमेंडमेंट होते हैं उन सबको। अगला, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर। नहीं, ये भी बकवास है। तो पहला ही बिल्कुल सही है ना, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में यही बात बोलता है। ओके, ये आप सब लोगों ने देख ही लिया है, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। अब बोला सिविल केसेस देख सकता है, क्रिमिनल केस नहीं देख सकता। कौन, ग्राम न्यायालय। दूसरा है कि द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स रिकंसिलिएटर्स। ये देखो बिल्कुल सही है कि इसमें लोकल सोशल एक्टिविस्ट को बुलाते हैं मीडिएटर्स की तरह। और पहला गलत है, क्यों? क्योंकि सिविल केस के साथ साथ कुछ क्रिमिनल केसेस भी देख सकता है। अच्छा, क्रिमिनल केसेस वो वाले जहां पर मीडिएशन जो है पॉसिबल, मतलब दोनों पार्टी को बुला के समझौता कर लिया जाए कि भाई साहब देखो, है ना, जो भी दिक्कत परेशानी हुआ उसको रफा दफा करो और सेटल करो मामला। ओके, तो पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका।
ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, कुछ अलग से अगर मिल जाए हमें तो। कि ग्राम न्यायालय आर स्टेब्लिश अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 फॉर स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम इन द रूरल एरियाज। They can try criminal cases as well, civil suits, claims or disputes which are specified in the first schedule and the second schedule of the act. Okay. दूसरा करेक्ट है कि द एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर द मीडिएशन बाय सोशल वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? चारों में से तो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड अ वेरी एक्सटेंसिवली जुरिडिक्शन एंड वास्ट पावर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। It is not only a federal court like the American Supreme Court, but also a final court of appeal like the British House of Lords. अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर दैट द अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। The Supreme Court also ensured that the Constitution of India remains the law of the land and the Parliament does not affect or in any ways undo the soul of the Constitution through its basic structure doctrine. This also ensured that there are not any unreasonable restrictions placed on the fundamental rights of the individuals by the state. आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सिंपल थे, एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चार स्टेटमेंट है, चारों में से कौन सा सही है गलत है बताना है। पहला, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India। बिल्कुल ठीक है। The Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India। भाई साहब कौन होते हैं, है ना, रिमूव करने वाले? दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरे को हटाओ ऑप्शन को, तो चलो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, कोई बात नहीं, बचे तीन ऑप्शन। अच्छा, पहला तो होगा, तो पहला तो पहले में ही देख रहा, ऑप्शन ए में ही, है ना, तो आंसर तो आ गया हमारा, ओनली ए। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। बोला कि सैलरी ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना। अगला कि ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या बोला कि ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया are made by the government only after consulting the Chief Justice of India। बिल्कुल गलत बोल रहा है ना। तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए है कि पहला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है वो सारा कुछ मैंने बता दिया, आप एक बार पढ़ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये चीज देख लेते हैं कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 judges, one chief justice और 33 other judges। In 2019, the center notified an increase in the number of Supreme Court judges from 31 to 34, including the Chief Justice of India. This followed the enactment of the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019। Originally, the strength of Supreme Court was fixed at 8, one Chief Justice और 7 other judges। लेकिन अभी कितने हैं? 34 है, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको देखना है, बताना है। पहला, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। बिल्कुल सही है। अ डिस्प्यूट रिगार्ड, अच्छा, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनली केवल जो है सुप्रीम कोर्ट का उस पे, है ना, अधिकार है, ठीक है। दूसरा, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर। नहीं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अच्छा, पहला है दूसरा नहीं है, तो एलिमिनेशन देखते हैं। दूसरा नहीं है, पहला गया, सॉरी, पहला गया दूसरा गया, पहला है तो मतलब सी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, आंसर सी ही होना चाहिए इसका। बिल्कुल सी है ना। आप देख सकते हो कि जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो ये तीन चीजें हैं। क्या क्या? बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको सुनने का किसका अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। दूसरा, बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स। तीसरा, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव द ज्यूरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूटी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से। अच्छा, यूटीज आर नॉट इंक्लूडेड। अब ध्यान समझो,
अगर ये है क्वेश्चन यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अभी हो रहा हमारा 17/02/2025 जब मैं ये पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ध्यान समझिए कि अभी हमारे पास है ना टोटल कितने 34 जजेस हैं, लेकिन टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, है ना 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में, और 25 में से 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करते हैं। तो 2012 के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर देखा जाए तो बी होगा, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी तो 6 होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा मैंने समझा दिया, बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, उसका ये था गुवाहाटी, पंजाब एंड हरियाणा और बॉम्बे कोर्ट, ये तीनों के पास है ना मोर देन वन स्टेट का जुरिडिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। अब तीनों है। पहला बोल रहा ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, मतलब खुद से ही क्यों करेगा, एक कोई मतलब नहीं हुआ, पहला गलत। इफ ही सीक्स सच एडवाइस, बिल्कुल अगर प्रेसिडेंट कुछ एडवाइस मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। अगला, ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ओनली देखो बोल रहा ओनली फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, और बाकी चीजों का क्या मतलब हुआ, अभी तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन गार्जियन ऑफ द है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरा तो होगा नहीं, बचा कौन सा, दूसरा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, अब ये सारा कुछ आप डिटेल देख लेना, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ओके एवरीबॉडी, सो आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे वो आपको। तो आज के लिए दो लाइन है कि एवरी एक्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। मतलब अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन का एक्ट करते हो ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, बिलीव अपने आप में और आपकी एबिलिटीज को बढ़ाता है। आई होप कि इससे आपको है ना कुछ प्रेरणा मिली होगी और बेहतर सेल्फ डिसिप्लिन आप अपनाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को है ना एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।